आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपने जीवन में अपना आशियाना बनाए, लेकिन बढ़ती महंगाई और नगरीकरण के कारण ये काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक खरीदार को सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए या तो मकान नहीं मिलता या कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो सुख सुविधाएं अपने आशियाने से उम्मीद करता है व्यक्ति, वो उसके बजट में भी शामिल नहीं होती। यानी अपने बजट में वो एक अच्छा आशियाना खरीदना चाहता है और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं ब्रोकर्स, जिनको ये समझा जाता है कि मकान और खरीदार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जाता है। तो इनका अपना एक रोल होता है आपके आशियाने में दिलाने में। तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इनकी भूमिका है और कैसे ये हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम आशियाना। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महेश आर्या, जो कि छत्तीसगढ़ ब्रोकर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश जी, अगर हम रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं, जैसा कि आपसे मेरी चर्चा हुई, आपने कहा कि 27 साल का अनुभव आपको इस फील्ड का रहा है। आपको लगता है कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से आशियाना बनाना चाहता है, वो चाहता है कि उसके घर में वो सुख सुविधा मिले, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बजट को भी ध्यान में रखना होता है। तो ऐसे में ये जो ब्रोकर एसोसिएशन है वो किस तरीके से काम करता है? जी, हमारा ऐसा कहना है कि जो रियल एस्टेट ब्रोकर होता है वो एक व्यक्ति को जगह जगह जा करके, कभी मान लो कटरो तालाब, कभी मान लो राजेंद्र नगर या कभी मान लो टैगोर नगर में जा करके दिखा रहा है मकान वगैरह। तो रियल एस्टेट ब्रोकर की ये भूमिका है कि आपको आपका नाम, तो आप पैदा हुए तो आपको आपका नाम आपके माँ बाप ने दिया, लेकिन रियल एस्टेट ब्रोकर आपको हर जगह की ज़मीन को फिल्टर करके, मकान को फिल्टर करके बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपको दे करके आपको आपकी आइडेंटिटी देता है। कि जैसे मान लो D20 देता है, कि जैसे मान लो D20 टैगोर नगर, तो ये आपका एड्रेस, परिचय और पता जो है वो रियल एस्टेट ब्रोकर के ही थ्रू मिलता है आपको, और हमें गर्व है कि हम रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। अच्छा, ब्रोकर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? जैसा कि आपने बताया कि घूम घूम कर आपकी अपनी इच्छा के हिसाब से दिलाते हैं, लेकिन ब्रोकर तक हम पहुंचे या हमें एक सही ब्रोकर मिल जाए, ये के समय में हमने देखी कि बहुत बड़ी चुनौती है कि एक सही ब्रोकर हमें मिल जाए जो हमें सही प्रॉपर्टी दिला दे। आपको लगता है कि इसके लिए भी क्या रजिस्ट्रेशन है, या हम जानकारी लेना चाहें तो कहाँ से लें? जी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन है, बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून पास हुआ है रेरा के आधार पे जिस तरीके से सभी मतलब बिल्डरों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसी तरीके से रियल एस्टेट का काम करने वाले ब्रोकरों को भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसमें जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दे सकता। गलत जानकारी देने पर उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हर जगह रेरा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छत्तीसगढ़ में रेरा अभी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थोड़ा निभा नहीं पा रहा है। यहाँ तकरीबन लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख के आसपास के रियल एस्टेट ब्रोकर होंगे, किंतु रजिस्ट्रेशन मुश्किल से 500 लोगों ने कराया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। देखा जाए तो डॉक्टर को भी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लगता है, सीए को भी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लगता है। उसी तरीके से अगर एक आम उपभोक्ता ग्राहक रहे तो वह भी रियल एस्टेट वाले से बात करने के टाइम बाकायदा उससे ये पूछे कि आप रेरा रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं। तो सभी हितग्राही और ग्राहकों से निवेदन ये है कि रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही वो प्रॉपर्टी को खरीदी करें। बिल्कुल। महेश जी, यहाँ पर चुनौती ये भी है कि छत्तीसगढ़ सरकार से रेरा के माध्यम पे अगर हम बात करते हैं तो कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि आप देखिए कि प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कई बार हमें ये भी नहीं पता होता है कि क्या हम किसी सही व्यक्ति के हाथ में है या नहीं। तो कितने सहयोग की अपेक्षा आप करते हैं सरकार की तरफ से? सरकार से ये उम्मीद हम करते हैं कि अगर आज के तारीख में जैसा हाउसिंग बोर्ड है, आरडीए है, या और भी सरकार की संस्था है, नगर निगम वगैरह, तो अगर सरकार हमारी भूमिका जो रजिस्टर्ड रेरा
रियल इस्टेट एजेंट हैं, उन लोगों को अगर वो अपने माध्यम से, अपनी संस्थाओं के माध्यम से बाकायदा रजिस्टर्ड ब्रोकर को एज अ मीडिएटर के तौर पे करे, तो आज जो हाउसिंग बोर्ड 20% कस्टमर को डिस्काउंट का दे रही है, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2% कमीशन अगर लीगल कर दिया जाए हाउसिंग बोर्ड में और आरडीए में या नगर निगम में, तो सरकार को रेवेन्यू में काफ़ी वृद्धि होकर के मिल सकती है और सही कस्टमर को समझाया जा सकता है। क्योंकि अधिकारी वर्ग जो है, जो हाउसिंग बोर्ड के या आरडीए के या नगर निगम के अधिकारी वर्ग है, वो आम लोगों को सही तरीके से सही जानकारी देते नहीं है। आम आदमी पूरा भटकता है, जिसको हमारी एसोसिएशन और ब्रोकर एसोसिएशन, ये हम सही लोगों को जानकारी दे करके हम उनको उनका लाभ दिला सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड का आपने जिक्र किया और आरडीए का भी आपने जिक्र किया महेश जी। ऐसे में क्या इन दोनों ही संस्थाओं में अगर हम बात करते हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन है ब्रोकर का, या कुछ खास है जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं खास करके इनकी प्रॉपर्टी के लिए? ये दोनों संस्थाएं जो है वो ब्रोकर को इतना उत्साहित नहीं कर रही है, उल्टा निरुत्साहित और हतोत्साहित करती है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर आम आदमी, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें लोगों को सुविधाएं मिलती है, आम आदमी को एक अपना आशियाना खरीदने के लिए बहुत ही कम रेट पे और सब्सिडी के सुविधा के साथ में ये मिलता है, तो दिक्कत हो रही है आम आदमी को सही तरीके से अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर सरकार इसमें ब्रोकर की भूमिका डाले और अगर उनको रजिस्टर्ड ब्रोकर को मान्यता दे, भाई आखिर रजिस्ट्रेशन कराया, उसने लाइसेंस लिया है, तो फिर सरकार उसको क्यों नहीं एथराइज्ड करती? एथराइज करने से सरकार को रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और सही लोगों को सही प्रोजेक्ट मिल सकता है। बिल्कुल। और अब इसी कड़ी में ये भी याद आया मुझे महेश जी कि कई बार ये देखा गया कि हाउसिंग बोर्ड बहुत अच्छे मकान बना रहा है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं है और फिर फ्लैट बिना बिके या घर बिना बिके पड़े पड़े भी खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रोकर की भूमिका हमें लगता है कि समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अच्छा, एक हमने ये भी देखा कि ये कहा जाता है कि जो ब्रोकर्स होते हैं, कई बार ये भी होता है कि एक ही ब्रोकर आपकी प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच सकता है या ऐसी अवैध जो जमीन है वो आपको खरीदवा सकता है। तो ये वास्तविक स्थिति है क्या? अवैध प्लॉटिंग की हम बात करें या अविकसित प्लॉट की बात करें, ये दोनों के बीच में फर्क क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो मेरा सभी मीडिया साथियों से निवेदन है और गवर्नमेंट की एजेंसियों से भी निवेदन है कि वो अवैध शब्द का कृपया इस्तेमाल न करें। कारण ये है कि एक व्यक्ति की जो ज़मीन है, जिसको मात्र 1000-2000 फुट ज़मीन बेचना है और उसको घर में पैसों की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति तो पटवारी के पास जा करके बाकायदा पटवारी उस ज़मीन को नाप करके बिक्री नकल देता है। उस बिक्री नकल के आधार पर रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री करता है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो एक वैध तरीके से पटवारी उसकी नकल दे रहा है, एक वैध तरीके से बाकायदा उसकी रजिस्ट्री हो रही है और एक वैध तरीके से तहसीलदार उसको पंजीयन नामांतरण करवा करके बाकायदा ऑन रिकॉर्ड रहता है। तो ये अवैध शब्द कहाँ से आया? सब तो शासकीय नियमों के आधार पे वैध तरीके से हुआ। हाँ, ये बोल सकते हैं कि वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अविकसित बोल सकते हैं, अवैध शब्द नहीं हो सकता। अविकसित हम प्लाट बोल सकते हैं जहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो देश की कई राज्य सरकारें क्या है, उस अविकसित कॉलोनियों को बाकायदा नियमितीकरण का की गई है। हमारी भी सरकार से निवेदन है कि जो छोटे छोटे मध्यम वर्गीय लोग लिए हैं, जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं है, उन कॉलोनियों को नियमित किया जाए। अच्छा, ये जो ब्रोकर एसोसिएशन है आप लोगों का, ये किस तरीके से काम करता है और क्या इनको किस तरीके की समस्याएं मार्केट में आ रही हैं? जी, समस्याएं तो हम लोगों को ये आ रही है कि हमारे को सरकारी एजेंसियां थोड़ा सा इतना साथ दे नहीं पा रही हैं। जबकि हम मान लो रजिस्टर्ड कराए हैं, हम एक लाइसेंस फीस भरे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बिना लाइसेंस फीस भरे भी लोग काम कर रहे हैं। उस पर सरकार अभी कुछ कार्रवाई कर नहीं पाई है, अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है। दूसरा, हमारी सरकार से निवेदन है कि वो पूरा छत्तीसगढ़ में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ताकि हर स्टेट में ट्राइबल एरिया में खास करके रोजगार और उद्योग लगेंगे तो सभी के हित सुरक्षित रहेंगे वहाँ। और सरकार जो इन्वेस्टर मीट कर रही है, उसका हम लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि बहुत जल्दी ही उसको ज़मीनी सतह पर उतारा जाए, ताकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो सके। रियल एस्टेट की अगर हम बात करते हैं महेश जी,
तो यहाँ पर बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो किस तरीके से हेल्प कस्टमर को करते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी खरीदने का मकसद आज लोगों का कई तरीके का है। कुछ इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हैं, कुछ रहने के लिए चाहते हैं, कुछ रेंट पर्पस से चाहते हैं, कुछ कमर्शियल पर्पस से चाहते हैं। तो क्या इनके ब्रोकर्स की कैटेगरीज अलग अलग होती है रजिस्ट्रेशन की, या ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में, या फिर एक ही ब्रोकर सारे तरीके के काम करते हैं? लगभग आज के तारीख में एक ही ब्रोकर एक छत के नीचे सारी सुविधाएं देता है। सेल, परचेस, रेंट वगैरह का, होम लोन का, आर्किटेक्ट का, सभी प्रकार की सुविधाएं देता है एक ही ब्रोकर, ताकि क्या है हर आदमी को एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाएं। और ब्रोकर इसके माध्यम से लोगों से जुड़ने के लिए आजकल नए नए तरीके आ गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ओएलएक्स के माध्यम से, जस्ट डायल के माध्यम से वो ग्राहकों तक अपनी पहुंचाता है, ताकि कस्टमर उसको वो पूरा का पूरा मतलब सहयोग कस्टमर को करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉपर्टी फिल्टर करके, जहाँ रोड है, नाली है, पानी है, बिजली है, जहाँ शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन जगहों की जानकारी दे करके 1 रुपए का वो पूरा का पूरा 100% उसको न्याय दिलाता है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल महेश जी, कई बार ये देखा गया है कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले या बेचते समय ये समझा जाता है कि उस जगह का रेट कितना है। तो आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके से रजिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, क्या वो ब्रोकर्स के पास भी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि हमको ये भी पता चल सके कि पर्टिकुलर एरिया का जो रेट है वो क्या है और ग्राहक को क्या मिलने वाला है? मेरा निवेदन ये है कि जो रजिस्ट्री की गाइडलाइन वगैरह बनाई जाती है उसमें जो रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट ब्रोकर हैं उन लोगों को बाकायदा बुलाया जाना चाहिए, जिससे वहाँ पर जो ब्रोकर जहाँ पर जिस तरीके से वर्किंग कर रहा है उसमें वहाँ पर उससे रेट को वेरीफाइड कराया जाए कि भाई शंकर नगर में क्या रेट चल रहा है, टैगोर नगर में क्या रेट चल रहा है, या सेजबार में क्या रेट चल रहा है, या महुआ विधानसभा। तो वो ब्रोकर सही जानकारी देगा। उससे क्या होगा कि सरकार को सही तरीके से अचल संपत्ति का गाइडलाइन निर्धारण करने की एक वो रहती है। साथ ही साथ हमारा मतलब सरकार से ये निवेदन है कि जिस तरीके से सरकार, राजस्थान सरकार ने आम आदमी की समस्या सुलझाने के लिए रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के कुछ सदस्य, साथ में रेरा के कुछ मेंबर्स और बिल्डर के कुछ मेंबर की एक कमेटी बनाई है, जिसमें एक आम आदमी को जो मान लो अगर बिल्डर से परेशान है या बिल्डर को कस्टमर से कुछ वो नहीं मिल रहा है, तो उनके बीच की एक मीडिएटर की भूमिका बना करके उसकी समस्या का समाधान करता है। तो इस तरफ भी एक अच्छी पहल होनी चाहिए। बिल्कुल अमैश जी, ब्रोकर को लेकर कई बार एक आम समस्या ये भी देखी जाती है, लोग ये भी कहते हैं कि अनाप शनाप जो है वो परसेंटेज लेते हैं या बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दोनों ही तरफ से लेते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई गाइडलाइन है कि कितना परसेंट लिया जाता है या किससे कितना लिया जाता है, कोई गाइडलाइंस है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो 2% कमीशन जो है वो पूरी की पूरी तरीके से वैध, लीगल है और मान्य है, जिसको इनकम टैक्स में भी ब्रोकर अपनी कमीशन को बताता है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज से 20 साल 15 साल पहले भी कस्टमर ब्रोकर को जो है वो यही बोलता रहा है कि 1% कमीशन देंगे और वो होता है। तो आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी का कितने तकलीफों और उससे है। तो आज भी डील होने के बाद में कई कस्टमर या कई बिल्डर जो है वो 1% बोलते हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि 2% जब लीगल है तो ब्रोकरों का एक मेहनत को सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी को एक राहत प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पर इसके रेरा की भूमिका किस तरह की होगी? जैसा आपने कहा कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2% है, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है और अगर आगे चल के पैसे नहीं मिले, ब्रोकरेज नहीं मिले, तो फिर वो कहीं पर अपनी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर सकता। तो क्या ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना ब्रोकर के लिहाज से फायदेमंद होगा? जी बिल्कुल फायदेमंद होना चाहिए और वो उसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इसके लिए रेरा को कुछ न कुछ एक शिविर का आयोजन वगैरह करे और लोगों को प्रोत्साहित करे कि भाई रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाने से उनके हित काफ़ी सुरक्षित हैं। आज के समय में जब राजधानी रायपुर की हम बात कर रहे हैं महेश जी, शहरों में अब जगह नहीं रही है, डेवलपमेंट जो है वो बाहर की तरफ हो रहा है, फैल रहा है पूरा छत्तीसगढ़ में। ऐसे में व्यक्ति को अगर सही प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि दूर गांव में अगर हम जाते हैं तो वहां पर किसी को सर्च करने का वक्त नहीं है, ऐसे में गलत तरीके से प्रॉपर्टी कई बार फंस जाता है, पैसा हमारा फंस जाता है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्रोकर किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारी? जी, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ब्रोकर बाकायदा उस जमीन को
को फिल्टर करके सभी जो सर्च रिपोर्ट करवाने का काम करता है, सीमांकन करवाने का काम करता है, बटांकन करवाने का काम करता है। तो सभी प्रकार की मतलब वो जानकारी पटवारी से लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर के एक ब्रोकर के पास जानकारी रहती है और उसके माध्यम से वो सही तरीके से ज़मीन दिलाता है। देखिए दिल्ली के पास में भी एनसीआर डेवलपमेंट हुआ है। एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि दिल्ली जो के आसपास के एरिया को डेवलप किया है। तो इस तरीके से राजधानी रायपुर के आसपास के भी एरिया को पूर्ण तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। वहां पर भी आम सुविधाएं लोगों को देना चाहिए ताकि राजधानी के ऊपर में कम बोझ पड़े। इसके लिए सरकार प्रयास अच्छा कर रही है। बिल्कुल महेश जी, कई बार ये होता है कि जैसे दुकान बहुत सुंदर सजाई गई हो और चीज आपको परोस दी जाए, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ब्रोकर कई बार इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं कि बाद में पता चलता है कि जो जमीन आपने खरीदी उसको आगे चलकर आपको उतना आउटपुट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए एज ए कस्टमर? एज ए कस्टमर इस तरीके से अगर जैसा हो रहा है तो कस्टमर के रूप में वो कंप्लेंट कर सकता है कि भाई अगर मतलब जो कमिटमेंट हुआ है और वो कमिटमेंट अगर पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसके लिए पहले तो उपभोक्ता फोरम वगैरह था, अब आज की तारीख में रेरा आ गया है। एक्चुअली ब्रोकर तो कोई कमिटमेंट करता नहीं है, बिल्डर की तरफ से जो होता है वही ब्रोकर अपनी तरफ से लोगों को फॉलो करवाता है या बोलता है, वो अपनी तरफ से तो किसी प्रकार। लेकिन कई बार जिन सोसाइटियों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैं कंप्लेंट उसकी बात कर रही हूँ महेश जी, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया छोड़ने की बात सोसाइटी में की जाती है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो पब्लिकली सार्वजनिक नहीं होके फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऐसी सोसाइटियों में किस तरीके से आप चाहते हैं कि यहाँ पर गाइडलाइन भी पालन हो और लोगों को जो सुविधा बोलकर बिल्डर्स दे रहे हैं या ब्रोकर जिनको बिचवा रहे हैं जमीन को, वहां पर सावधानी रखी जाए? सही बोल रहे हैं। इसके लिए क्या है, शासकीय जो संस्थाएं हैं वो इस पर दृढ़ इच्छा शक्ति है नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में आकर के फिर वो कार्रवाई करने की करती तो है, लेकिन आगे जाके सब चीज़ें शिथिल हो जाती है। इसमें रेरा को मजबूतीकरण जरूरी है। महाराष्ट्र और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, यहाँ भी अगर करेंगी तो बेहतर रहेगा और लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतने साल का अनुभव रहा आपका रियल एस्टेट का, तब से लेकर आज तक आपने इसमें क्या बदलाव देखा? लोगों के जो खरीदारी की जो कैपेसिटी थी वो तो बढ़ी है, लेकिन किस तरफ वो चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना, क्या ऐसा परिवर्तन जो आपने इन 27 सालों में देखा? देखिए अब तो आधुनिकतम से आधुनिकतम सुविधाएं हो गई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी चाहता है कस्टमर, और कस्टमर भी एक चूजी हो गया है। वो ऑलरेडी मतलब ये प्रयास करता है कि उसको 1 रुपये में सबसे बेस्ट से बेस्ट कहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी, कहाँ उसको 100% बेस्ट मिलेगा, ये उसके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। एक ग्राहक के लिए वो हर जगह देखता है कि भाई यहाँ पर रोड है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्कूल की सुविधा है, कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती है एक प्रॉपर्टी को खरीदने में। ये तो खरीदने की जिम्मेदारी थी जिस पर हमने चर्चा की। प्रॉपर्टी बेचना भी कई बार ये देखा गया है कि लोगों के लिए मुश्किल का सबब होता है, तो क्या ऐसे में ब्रोकर किस तरीके से हेल्प करते हैं आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कराने के लिए? जी वो तो जो कस्टमर खुद अगर प्रयास करता है तो उसको तो तकलीफ होती है, क्योंकि खुद वो कितना क्या कर सकता है उसको आइडिया तो नहीं, लेकिन ब्रोकर को एक नॉलेज रहता है कि अगर ये प्रॉपर्टी सामने वाला बेच रहा है तो उसके पास में कहाँ पे कस्टमर हैं, तो वो उसके माध्यम से जल्दी हो सकता है। तो एक सही सर्टिफाइड ब्रोकर को पकड़ करके अपना काम करवा सकता है। अच्छा, ये जो ब्रोकर एसोसिएशन है महेश जी, ये छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम करता है? जिले वाइज काम करता है कि शहर के कि एरिया के हिसाब से काम करता है? क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी राजधानी की हम बात करें तो राजधानी भी चारों तरफ फैल रही है, जैसे कि एनसीआर का आपने जिक्र किया, तो क्या पर्टिकुलर एरिया के अलग अलग ब्रोकर्स हैं या कैसे काम करता है ये, कैसे अप्रोच करे एक व्यक्ति? ये तो पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे प्राय आदमी को जानकारी रहती है और हर आदमी अपने अपने तहसील या अपने विधानसभा या उसके हिसाब से कार्य करता है। एक सुझाव हम थोड़ा बिल्डरों और शासन से भी करना चाहेंगे कि जहाँ पर बिल्डर आज के तारीख में 50 एकड़ 100 एकड़ में ज़मीन जो बना रहा है, जो कॉलोनी बना रहा है, उस कॉलोनी के अंतर्गत 15% जो EWS छोड़ने का वो एक नियम है,
उसमें शासन को ये थोड़ा सा अभी कोरोना महामारी को देखते हुए ये देखना चाहिए कि उस कॉलोनी के अंदर में उस 15% जमीन पर शासन मिली हुई जमीन पर हॉस्पिटल अगर बना करके हर कॉलोनी में 10 बेड का आईसीयू अगर बनाया जाएगा तो पिछले जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों को तकलीफ हुई, जिसमें बेड नहीं मिल रहा था और काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, तो हर कॉलोनी के अंदर में एक बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है। इस पर बिल्डर और शासन दोनों मिल करके एक अच्छी कार्य योजना बना सकते हैं, जिसमें हम ब्रोकर भी साथ सहयोग करने को तैयार हैं। बिल्कुल। महेश जी, ब्रोकर की भूमिका हमने खरीदारी के लिए भी देखी, बेचने के लिए भी देखी और रेंट के पर्पज से भी आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं, उसके बावजूद ब्रोकर की एक अहम भूमिका है। लेकिन खेत है, फार्म हाउस है या जो बड़ी जमीन लेना चाहते हैं और खेत की जमीन लेना चाहते हैं, तो क्या उनमें भी ब्रोकर का योगदान होता है या उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन होती है? जी जी बिल्कुल होती है। यहाँ पर हमारे पास में कई ब्रोकर भाई जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फार्म हाउस वगैरह के, कई ब्रोकर भाई तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह के काम करते हैं, कई रेसिडेंशियल में काम करते हैं, कई रेंट में काम करते हैं। तो प्रायः सभी प्रकार के अलग अलग ब्रोकर की कैटेगरी है और सबकी उसमें अलग अलग दक्षता है, तो उनसे वो लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई किस तरीके से और आप अपेक्षा करते हैं, चाहे समिति के जरिए हो, रेरा के जरिए हो या गवर्नमेंट के जरिए हो, कि ब्रोकर एसोसिएशन को अपेक्षा रहती है आपको? शासन से यही अपेक्षा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस भी प्रकार के एमओयू हो रहे हैं उस एमओयू को बहुत जल्दी ही हर जगह जमीनी सतह पर उतारे, ताकि हर प्रकार का यहाँ व्यापार बिजनेस बढ़ सके, लोग खुशहाल हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके और सभी का बिजनेस और इंडस्ट्री बहुत अच्छे से यहाँ पर से डेवलप हो सके। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत तेजी से डेवलप होता है तो आपको ये लग रहा है कि वहां का उस एरिया का विकास होगा, तो उसमें ब्रोकर एसोसिएशन का भी योगदान होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आखिर हर व्यक्ति वहां पर जाके आज किसी को हॉस्पिटल बनाना होगा, किसी को पेट्रोल पंप लगाना होगा, किसी को स्कूल बनाना होगा, किसी को बैंक वगैरह का है, तो आखिर ये सब तो भूमिका हम लोगों की रहेगी जो हम सही जगह और सही जमीन लोगों को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं और बिकवा सकते हैं। बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी महेश जी आपने दी। आप लोग एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा रहे हैं कि ग्राहक और संपत्ति के बीच की जो भूमिका है आशियाना दिलाने में आप लोग बहुत मदद करते हैं। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद। तो एक अच्छा आशियाना अगर आपको चाहिए तो आपको ज़रूरत होती है ब्रोकर की, चाहे आपको किराए के लिए मकान चाहिए या मकान बेचना हो या खरीदना हो, तो बेहतर है कोशिश करें कि रजिस्टर्ड ब्रोकर को ही अप्रोच करें, ताकि आपका जो मेहनत का पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।